आज मैं आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी की केस स्टडी सुनाती हूँ। उस कंपनी का नाम है फोर्ड मोटर कंपनी और उसकी स्थापना हेनरी फोर्ड ने 1903 में की थी। तो ये फोर्ड मोटर कंपनी बनाती क्या है? ऑफ कोर्स कार बनाती है, आपने भी देखा होगा। तो ये हेनरी फोर्ड जो थे वो थॉमस एल्वा एडिसन के एम्प्लॉय थे, उनके साथ काम करते थे और खाली वक्त में वो अपना कार डिजाइनिंग का जो उनका शौक था, जो इंटरेस्ट था, उसको पूरा करते थे। अब ये इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते एक बिजनेस के रूप में और फोर्ड मोटर कंपनी के रूप में स्थापित हो गया। और उस वक्त जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी वो सो कॉल्ड बहुत एलीट क्लास के लिए हुआ करती थी, बहुत हाई क्लास के लिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती थी और उनको नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हेनरी फोर्ड ने सोचा कि मैं अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा कि ये नॉर्मल लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें, यानी वो भी कार जैसी लग्जरी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा डेमोक्रेटाइज द ऑटोमोबाइल, मीन्स सभी के लिए, इसे सभी लोग अफोर्ड कर पाए। और हुआ वही, उनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और उनका प्रोडक्ट मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, इसलिए उसकी सेल्स बढ़ गई। अब उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए भी बहुत बढ़ गई क्योंकि वो बहुत ही अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर थे। वो अपना जो प्रॉफिट था वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो एम्प्लॉयज थे उनके साथ शेयर करते थे, इसलिए भी बहुत पॉपुलर होने लगे। तो उस वक्त जो सो कॉल्ड एलीट क्लास था उनको बहुत जलन होने लगी, जो कि होना था। और उन्हें लगा कि हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनके पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी। तो जलने की एक वजह ये भी थी कि भाई ये इतने पढ़े लिखे नहीं है और फिर भी इतने पॉपुलर कैसे हैं, इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इतने रिच कैसे हैं। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उस वक्त के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने सोचा कि इसको कैसे ना कैसे नीचा दिखाएं, इसको कैसे ना कैसे इंसल्ट करें, इसको ये बताएं कि ठीक है तुम्हारे पास पैसे आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमसे बराबरी कर लोगे, काइंड ऑफ जैसी ऐसे लोगों की सोच होती है। तो उन लोगों ने क्या किया कि सोचा कि एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं और हेनरी फोर्ड को बुलाते हैं और उनसे उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, जो कि पता था कि हेनरी फोर्ड उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इससे उनको सबके सामने इग्नोरेंट फील कराएंगे, उनको इंसल्ट करेंगे और अपनी ईगो सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं ये सो कॉल्ड एलीट क्लास के लोग। तो उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, इंटरव्यू एंड ऑल दैट, 5-6 लोगों का पैनल बैठा और उन्होंने सवाल शुरू किए। तो पहला सवाल जो हेनरी फोर्ड से पैनलिस्ट ने किया वो ये था कि व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रोल्ड स्टील यू यूज इन योर प्रोडक्ट, यानी आप अपने प्रोडक्ट में जो रोल्ड स्टील यूज करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो लचीलापन, उसकी तनन क्षमता, यानी उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ क्या है उस रोल्ड स्टील की जो आप यूज करते हैं। एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, हेनरी फोर्ड को इसका जवाब नहीं मालूम था। तो हेनरी फोर्ड ने वहां पर जो फोन रखे हुए थे जो टेबल पर, तो उन्होंने फोन किया और अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया और यही सवाल हेनरी फोर्ड ने अपने वाइस प्रेसिडेंट से किया। वाइस प्रेसिडेंट ने इसका जवाब दे दिया। अब फिर शुरू हुआ सो कॉल्ड सवालों का सिलसिला और जिस तरीके के सवाल हेनरी फोर्ड से पूछे जाते थे वो उसी डिपार्टमेंट के अपने किसी एम्प्लॉय को या अथॉरिटी पर्सन को बुलाते थे और जवाब देते थे। तो फिर ये सब चीज चलती रही। तो जो पैनलिस्ट थे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि वो जो चाह रहे थे वो तो हो नहीं रहा था। वो इंसल्ट करना चाह रहे थे और हेनरी फोर्ड की इंसल्ट तो हो नहीं रही थी और जवाब तो उनको मिल ही रहा था, चाहे वो दें चाहे उनका एम्प्लॉय दे, कोई भी। तो फाइनली एक पैनलिस्ट था, उसने बहुत इरिटेट होकर कहा कि सी दिस प्रूव्स यू आर इग्नोरेंट, सी दिस प्रूव यू आर इग्नोरेंट, यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन वी आस्क्ड। तो उन्होंने कहा कि सी आप तो इग्नोरेंट है क्योंकि आपने ऐसे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जो हमने आपसे पूछा है। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली, उन्हें लगा बस। लेकिन हेनरी फोर्ड तो हेनरी फोर्ड थे। सी हेनरी फोर्ड का जवाब सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा, आई डोंट नो द आंसर बिकॉज आई डू नॉट नीड टू क्लटर माई हेड विद द आंसर यू सीक। उन्होंने कहा हाँ मुझे इसका आंसर नहीं पता क्योंकि मैं अपने दिमाग को, अपने माइंड को ना क्लटर करना नहीं चाहता ये सारे आंसर्स को भर के जो आप मुझसे चाहते हैं, जो आप मुझ में ढूंढते हैं। I hire smart people from your school who have memorized the answer you expect me to have memorized. उन्होंने कहा मैंने आपके ही कॉलेज के कुछ स्मार्ट लोगों को हायर किया है जो वो सारे आंसर्स को जिन्होंने याद किया हुआ है जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं याद रखूं और मैं आपको जवाब दूं।
उन्होंने आगे कहा, माई जॉब इज नॉट टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन दैट यू थिंक इज इंटेलिजेंस। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं उन चीजों को याद रखूं जो आपके हिसाब से बहुत इंटेलिजेंस होती हैं। माई जॉब इज टू कीप माई हेड क्लियर ऑफ सच क्लटर एंड ट्रैवल फैक्ट्स सो दैट आई कैन थिंक। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मेरा काम यह है कि मैं अपने दिमाग को, अपने सर को, यानी अपने हेड को उन सारे क्लटर से दूर रखूं ताकि मैं उन नए आइडियाज के बारे में सोच पाऊं, उन नए आइडियाज के ऊपर काम कर पाऊं जिस पर मैं काम करना चाहता हूं। अब इस जवाब को सुनकर उस पैनल का क्या हाल हुआ होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग आज भी होते हैं, ऐसे लोग आज भी होते हैं जो दूसरों की सक्सेस को पचा नहीं पाते हैं। उनको इंसल्ट करने का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं अपने सो कॉल्ड ईगो को सेटिस्फाई करने का। तो ये बहुत शानदार की स्टडी है हेनरी फोर्ड की। नमस्कार, मेरा नाम है आभा और मैं अपने चैनल आभा अदीब पर बुक्स की समरी करती हूँ और एक बहुत शानदार बुक है जिसकी मैं समरी करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं समरी की तरफ। शानदार बुक की समरी कर रही हूँ, उसका नाम है द बिजनेस स्कूल और ये बहुत ही शानदार बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। इसका मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, ये तीसरा पार्ट है। और मैंने अपने पिछले पार्ट में आपको ये बोला था कि ये जो बुक है, ये जो ऑथर हैं इन्होंने अपनी पूरी एक लाइफ जर्नी पर लिखी है और उनकी जो लाइफ जर्नी रही है, जो उन्होंने बिजनेस करके वेल्थ कमाई है, जो नेटवर्क बनाया है उन्होंने पूरा इस जर्नी को लिखा है। और ये एक कोइंसिडेंस है कि ये उनकी जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस आइडिया है उसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो ऑथर ने बोला है कई जगह, इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने बोला है कि मैंने ये बुक इसलिए नहीं लिखी थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा था या ऐसा कुछ कर रहा था। वो ऐसा हो गया क्योंकि मैं ऐसा ही बिजनेस मैंने सीखा और ऐसा ही बिजनेस मैंने किया और उसकी ही मैंने जर्नी लिखी अपनी। वो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस आइडिया को एक तरीके से वो डिपिक्ट कर रही थी या एक तरीके से वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी। और देखते हैं कि ऑथर ने क्या कहा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बेसिकली मैंने कहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की जो सीरीज है पूरी उसको अपलोड करूंगी, यानी नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे का क्या माइंडसेट है, क्या आइडिया है और नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए किस तरीके की एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, किस तरीके की आपकी सोच होनी चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए, ये पैसिव इनकम कैसे जनरेट करता है, ये वेल्थ कैसे जनरेट करता है, ये आपको रिच बनाने में कैसे काम करता है, कैसे आप सिर्फ 4 साल या 5 साल एक नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं और उसके बाद आपको पैसिव इनकम आना शुरू होती है, वो भी जिंदगी भर। तो कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, सिक्योर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो ऑथर ने इसमें बताई हैं और मैं उसको समरी के रूप में आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी तरीके के मिथ जो सोसाइटी में लोगों से वो कंज्यूम कर चुके हैं, उस मिथ की वजह से वो डरते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब लोग किसी भी बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं और फेल हो जाते हैं तो वो लोग या तो उस बिजनेस आइडिया को कोसने लगते हैं, उसको ही गलत ठहराते हैं, या उस कंपनी को गलत ठहराते हैं जो कि उस बिजनेस आइडिया पे काम करती है। तो ऐसे लोग आपको सोसाइटी में बहुत मिल जाएंगे, ऐसे फेलियर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। अब जो फेल हुआ है जाहिर सी बात है वो आपको अच्छी बात तो नहीं बताएगा, वो तो यही बताएगा कि अरे नहीं ये आइडिया तो बिल्कुल काम ही नहीं करता, ये कंपनी तो ऐसी है, ये कंपनी तो वैसी है। और जिस इंसान ने उस बिजनेस आइडिया को कभी जाना नहीं, कभी काम नहीं किया, सिर्फ प्लान कर रहा है कि मुझे ये करना है, उसका तो मोरल डाउन हो जाता है। उसको तो लगता है हाँ भाई सही होगा, इसने किया है, ये बता रहा तो सही बता रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों का जो एक मिथ है उनके मन में, जो एक फियर है, जो एक डाउट है, उसको ऑथर ने बहुत अच्छे से दूर किया है और यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि ऑथर ने क्या कहा है, ताकि हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। आपका जो मिथ आपने कंज्यूम करके रखा है, जो डाउट, जो फियर आपने अपने मन में बना के रखा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, उसको मैं दूर कर पाऊं और आप इस शानदार बिजनेस आइडिया को इस पर काम कर पाएं और अपनी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बना पाएं और फाइनेंशियली स्टेबल कर पाएं खुद को। तो चलिए देखते हैं ऑथर ने क्या कहा है। तो ऑथर कहते हैं,
थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज, दैट इज वाई सो फ्यू पीपल एंगेज इट। यानी ऑथर कहते हैं कि सोचना जो होता है बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए बहुत कम लोग सोच पाते हैं। क्या सोच पाते हैं बहुत कम लोग? सही काम करना, सही डिसीजन लेना, सही रास्ते को चुनना, सही बिजनेस आइडिया को चुनना और उस पर स्टैंड करके बहुत मजबूती से आगे बढ़ना। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे ना, तो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, ये लोगों का काम है कहना। तो वो गुलजार साहब की बहुत अच्छी गजल है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहेंगे ही, आप अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा करेंगे तो भी कहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, तो उस डिसीजन पर आप अडिग रहिए, उस पर आगे बढ़ते रहिए और सक्सेस जरूर मिलेगी। देखिए, शुरुआत में कोई भी काम, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट नहीं देता, वो वक्त लेता है, वो एफर्ट लेता है ना, फिर वो आगे बढ़ता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जहां वक्त लगता है, जहां एफर्ट लगता है, तो आसपास के लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, उनका तो काम ही एक है ना। तो उनसे अनअफेक्टेड आपको रहना है। और कैसे रहना है ये मैं बताऊंगी। इसकी जो एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन, जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो उनको जो दी जाती है, ताकि उनके माइंडसेट को इतना मजबूत किया जा सके कि वो अच्छे से इस बिजनेस को कर पाए और वो अचीव कर पाए जो कि वो चाहते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत यहीं से होती है। बहुत अच्छी बात कही है ऑथर ने कि सोचना बहुत मुश्किल काम है और बहुत कम लोग सोच पाते हैं, मतलब सही सोच पाते हैं। सो पर्सनली आई एम थ्रिल्ड टू राइट दिस बुक इन सपोर्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आगे ऑथर कहते हैं कि पर्सनली मैं बहुत थ्रिल्ड हूं कि मैंने ये बुक लिखी है जो कि सपोर्ट करती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बाय डिफॉल्ट। Many companies in this industry are offering millions of people the same business education my rich dad taught me. ऑथर कहते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, डायरेक्ट नेटवर्किंग कंपनीज हैं, जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को जो एजुकेशन देती हैं, वही एजुकेशन मेरे रिच डैड ने मुझे बहुत पहले दे दी थी। क्या? द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिल्डिंग योर ओन नेटवर्क रादर देन स्पेंडिंग योर लाइफ वर्किंग फॉर अ नेटवर्क। ये एजुकेशन उनके रिच डैड ने सबसे पहले दी थी कि आप अपने बिजनेस को बिल्ड करें, अपना नेटवर्क बिल्ड करें, बजाय इसके कि आप किसी और के बिल्ड किए हुए नेटवर्क के लिए काम करें। ये बहुत बड़ा आइडिया था, ये बहुत गहरी बात थी जो बहुत कम उम्र में उनके रिच डैड ने उनको दी और जिस पर उछल कर ऑथर ने बहुत शानदार बिजनेस खड़ा किया, बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा किया, बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया और 47 इयर्स के एज में वो रिटायर हुए और उन्होंने शानदार जिंदगी जी। ये पूरी उनकी जर्नी है। सो टीचिंग पीपल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बिल्डिंग देयर ओन बिजनेस, देयर ओन नेटवर्क इज नॉट एन ईजी टास्क। ऑथर कहते हैं कि लोगों को ये समझाना कि आप अपना खुद का नेटवर्क बनाइए, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और सही भी तो है, मुश्किल तो होगा ही ना। लोगों का माइंडसेट क्या है? स्कूल में जाना, अच्छे ग्रेड लेना, अच्छी जॉब लेना, यानी बकेट कैरी करना। तो जब पूरी की पूरी सोसाइटी, जो मेजॉरिटी है सोसाइटी की, जिसकी मेंटालिटी ही है बकेट कैरी करना, वहां पर आप किसी को नेटवर्क, खुद का नेटवर्क बनाने की बात करेंगे, आपको क्या लगता है उनके गले उतरेगी? उनको समझ में आएगा? वो सुन लेंगे, हो सकता है कुछ लोग ट्राई भी कर लें, लेकिन इतना आसान तो होता नहीं है। ये बहुत एफर्ट लेता है, बहुत टाइम लेता है, बहुत पेशेंस लेता है। तो जब इतना टाइम, पेशेंस नहीं होता आपके पास, आप नहीं लगाना चाहते, आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, मैगी तो है नहीं। तो इसी वजह से फिर ऐसे लोग बीच में इस आइडिया को ड्रॉप करते हैं और सोसाइटी में जाकर बहुत मिथ फैलाते हैं कि अरे ये बिजनेस आइडिया वर्कआउट नहीं करता, ये कंपनी ही ऐसी है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। और बेचारे जो लोग सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। इसीलिए कभी किसी की कही हुई बात पर इतना यकीन मत कीजिए, आप खुद क्रॉस चेक करिए। जरूरी नहीं जो काम वो नहीं कर पाए वो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, हर साल आईएएस का फॉर्म निकलता है, हर साल आईएएस लोग बनते हैं। कितना फॉर्म निकलता है और कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग पास आउट होकर आईएएस बनते हैं। तो जो लोग नहीं बन पाते हैं वो जाकर अगर ये बोलने लगे सबसे, अब बोलते ही होंगे कि अरे नहीं बहुत मेहनत है, कहाँ लोगों का होता है, लेकिन जिसे करना है वो आईएएस करता है। वो उन लोगों को देखता है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों को नहीं देखता है जो फेलियर होके वापिस आ गए हैं।
तो ऐसा ही माइंडसेट रखना है आपको भी। उन लोगों को देखिए जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों को नहीं जो फेलियर होकर के वापस आए हैं। और उनकी बात तो कभी सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर्स लोग फेलियर्स की ही बात करेंगे, वो कभी भी सक्सेस की बात आपसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पोटेंशियल ही नहीं है सक्सेस तक पहुंचने का, उनका माइंडसेट ही नहीं है सक्सेस तक पहुंचने का। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आगे कहते हैं ऑथर, इफ यू गेट अ MBA फ्रॉम ट्रेडिशनल स्कूल यू स्टिल ट्रेन टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द रिच। इफ यू वांट टू बी रिच rather than a highly paid employee of the rich, you need to go to a business school that teaches you to be an entrepreneur. बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि अगर आप ट्रेडिशनल MBA कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे आपको एम्प्लॉय बनना ही सिखाया जाएगा। आप किसी रिच के एम्प्लॉय कैसे बने, बजाय इसके कि आप एंटरप्रेन्योर बने। मैंने भी MBA किया है, मेरे MBA कॉलेज में मुझे यही सिखाया गया। आप जब एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे पे जाते हैं, तो आपको यही सिखाया जाता है कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप प्लेसमेंट का GDPI क्रैक कर पाएं और अच्छी जॉब लेकर यहां से घर जाएं। वो एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन बनना नहीं सिखाते। वो सिर्फ ये सिखाते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर्स के एम्प्लॉयज कैसे बन सकें। वो आपको ट्रेंड करते हैं, सारा गुण सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं कि आप अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकें। वो आपको एंटरप्रेन्योर बनना नहीं सिखाते हैं। वो नेटवर्क का हिस्सा बनना सिखाते हैं, वो नेटवर्क के लिए काम करना सिखाते हैं, नेटवर्क बनाना नहीं सिखाते। ये फैक्ट है, चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कितना भी बड़ा MBA कॉलेज हो, वो यही सिखाता है, इससे अलग कुछ नहीं सिखाता। सो दैट इज द टाइप ऑफ बिजनेस स्कूल आई पुट यू थ्रू, रिच डैड ऑल्सो सेड। उन्होंने कहा, मैं इस टाइप के बिजनेस स्कूल के बारे में बात करना चाहता था आपसे, बताना चाहता था आपसे। माई रिच डैड ऑल्सो सेड, मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे, द प्रॉब्लम विद द मोस्ट बिजनेस स्कूल इज दैट दे टेक द स्मार्टेस्ट किड एंड ट्रेन देम टू बी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स फॉर द रिच रादर देन एग्जीक्यूटिव्स फॉर द एम्प्लॉयज। उन्होंने कहा कि मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे कि प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिशनल स्कूल्स के साथ, कि ये स्मार्टर किड्स को चुनते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, ट्रेंड करते हैं, ताकि वो रिच लोगों के एग्जीक्यूटिव्स बन सकें, बजाय इसके कि वो खुद अपने एम्प्लॉय के एग्जीक्यूटिव बन सकें। यानी कि वो खुद अपना नेटवर्क बनाए, अपना बिजनेस बनाए, अपने एम्प्लॉय हायर करें और उनके एग्जीक्यूटिव बने। वो ये नहीं सिखाते, वो ये सिखाते हैं कि आप रिच लोगों के एम्प्लॉय कैसे बने। अगेन, आप बकेट कैरिंग मेंटालिटी। So, a big reason I support the network marketing industry is that many companies in the industry are really a business school for the people rather than business school that the smart kids and train them to be employees of the rich. ऑथर आगे कहते हैं कि मैं बहुत सारी जो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, मैं इनको रियल बिजनेस स्कूल इसलिए कहता हूं क्योंकि ये रियल बिजनेस करना सिखाती हैं, ना कि ये आपको ट्रेंड करके एम्प्लॉय बनना सिखाती हैं। So, many network marketing companies are really business school that teach values not found in the traditional business school. यानी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये सबसे अलग क्यों होती हैं? क्योंकि ये वो वैल्यूज सिखाती हैं जो कि किसी भी ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं सिखाई जाती। कौन सी वैल्यू सिखाती हैं? वैल्यूज सच एज द बेस्ट वे टू बिकम रिच इज टू टीच योरसेल्फ एंड अदर पीपल टू बिकम बिजनेस ओनर। वो वैल्यूज कि आप कैसे रिच बने और दूसरे लोगों को कैसे मदद करें ताकि वो बिजनेस ओनर बन सकें। यानी कहने का मतलब, दूसरे लोगों को आप कैसे मदद करें कि वो बिजनेस ओनर बन सकें, और जब वो बिजनेस ओनर बन जाएंगे तो आप अपने आप रिच बन जाएंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये आइडिया बहुत ब्रिलियंट है और बहुत ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको मौका मिले, मैं बार बार आपको ये चीज बोलती हूँ, अगर आपको मौका मिले आप किसी भी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करिए, वो इस आइडिया को देखिए कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो आपको करके दिखाएंगे और आपको तब समझ में आएगा कि ये ऐसा कैसे होता है कि जब हम दूसरे को रिच बनाने के लिए एफर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो हम रिच कैसे बनते हैं। यहाँ तो यही होता है ना, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हम काम करते हैं क्योंकि हमको रिच बनना है, हम दूसरे को रिच बनाने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में जो नेटवर्क बिल्डिंग है, उसमें यही कोर वैल्यू है इसकी कि आप दूसरे को हेल्प करें कि वो रिच बने, वो बिजनेस ओनर बने, और ताकि आप खुद ब खुद रिच बन जाएंगे।
ये बहुत ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट करता है ये आइडिया। आप जरूर जरूर से इसको सीखिए, करिए या ना करिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको सीखिए जरूर, क्योंकि सुनने में बड़ा अजीब लगता है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो वो आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, देखिए ये काम कैसे करता है, तब आपको पता चलेगा इसमें गहराई कितनी है, यू नो। rather than that teach them to be a loyal employees working for the rich, यानी आप दूसरों को बिजनेस ओनर बनाने में, उनको रिच बनाने में उनकी मदद करें, बजाय इसके कि आप किसी रिच का एम्प्लॉय बनने में उनकी मदद करें। ये वैल्यू सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, और ये सच बात है, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं सिखाई जाती। कौन सिखाता है कि भाई आप दूसरे को रिच बनाने में उसकी मदद करिए और आप रिच बन जाएंगे? ये तो गले ही नहीं उतरेगा किसी के, लेकिन ऐसा होता है और ये बहुत ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट करता है। सो an author says, in my other books and educational program, I often refer to the different type of education that are required if you want to be a financially successful in life. ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे बिजनेस जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनमें कई तरीके की जो एजुकेशन है उनको रेफर किया है कि किस तरीके की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में। तो 3 तरीके की उन्होंने बताई है बिजनेस एजुकेशन जो होती है। पहले स्कूलिस्टिक होती है, दूसरी प्रोफेशनल और तीसरी फाइनेंशियल। स्कूलिस्टिक वही लिखना पढ़ना नॉर्मल, जोड़ घटाना गुणा भाग, वही बेसिक चीज, ये स्कूलिस्टिक होती। दूसरी जो होती है फाइनेंशियल। सो दूसरी जो होती है वो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? ये फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, दिस इज एजुकेशन वेयर यू लर्न टू हैव मनी वर्क फॉर यू rather देन यू वर्क फॉर मनी। फाइनेंशियल एजुकेशन वो होती है कि यहां पर यह सिखाया जाता है कि आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, बजाय ये कि आप अपने पैसे के लिए कैसे काम करते हैं। सही बात है, बहुत नई बात है, वैसे लोगों को ज्यादा समझ में आएगी नहीं कि पैसा कैसे काम करता है। अभी तक तो हम यही जानते हैं कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, यानी हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो फिर पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। और अगर बहुत ज्यादा किसी से आप बात करेंगे तो वो ये बता देगा हाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो फिर वही है पैसा बढ़ता रहता है, लेकिन भाई बहुत खतरनाक होता है और अक्सर पैसा डूब ही जाता है। इससे ज्यादा और इससे आगे किसी को कुछ नहीं पता और लोग कोशिश भी नहीं करते जानने की। वॉरेन बफेट, उनका नाम सुना भी होगा ना, तो को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके उस स्टॉक मार्केट के बिजनेस से वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। अगर इतना ही खतरा होता, इतना ही डेंजर होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश करता है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है। नो रिस्क नो गेम, जहां रिस्क नहीं है वहां गेम नहीं है। अगर आपको रिच बनना है तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतने ही सक्सेसफुल आप बनेंगे। तो ये माइंडसेट बकेट कैरिंग लोगों का नहीं होता, उनको आप समझा भी नहीं सकते। उनके लिए उनका कंफर्ट जोन ही सब कुछ होता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। और सपने अंबानीज की लाइफस्टाइल जीने के, अडानीज के लाइफस्टाइल जीने के, सपने उनके जो सबसे ज्यादा रिस्क लेके काम करते हैं और कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आने को राजी नहीं है। ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं क्या एक साथ? सो my rich dad said, if you have a poor financial education, you will always work for the rich. वो कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि मेरे डैड कहते थे कि अगर आपके पास पुअर फाइनेंशियल एजुकेशन है, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास नहीं है, तो आप हमेशा अमीर लोगों के लिए काम ही करेंगे। बिल्कुल सही भी तो है, अमीर लोगों के लिए ही तो काम करेंगे तो। और तीसरी उन्होंने बात बताई है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है? वही नौकरी कैसे करना है, आप मनी के लिए कैसे काम करेंगे, मीन्स आप नौकरी कैसे करेंगे, तो सबसे अच्छी चीज जिस पर उन्होंने एम्फोसाइज किया है वो फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और हर स्कूल में इसको स्कूल लेवल से ही बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, ऐसा ऑथर ने कहा है इस बुक में। और सही भी तो है, वरना होता क्या है, जॉब मिल गई, सैलरी आ गई, आधी सैलरी ईएमआई में चली गई, आधी सैलरी में घर खर्च चल गया, बचा क्या? कुछ नहीं। एट दी एंड पूछिए तो नेक्स्ट महीने का जो नेक्स्ट मंथ का पेचेक है उसका इंतजार ही होता रहता है। और यही सो कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाता है, इससे ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी को कुछ नहीं आता है। एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है इसमें राइटर ने, फाइनेंशियल डिजास्टर। ये फाइनेंशियल डिजास्टर क्या है? ये वो नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया एंड ऑल दैट, नहीं, ये वो नहीं है। देखिए क्या है ये, a financial disaster caused by our educational system failure
to provide adequately a realistic financial education program for student as most of us. कितनी नई बात बताई उन्होंने कि फाइनेंशियल डिजास्टर जो है वो एजुकेशन सिस्टम का वो फेलियर है जहां फाइनेंशियल एजुकेशन देते नहीं है लोगों को, सही यानी एक्यूरेट फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, यानी कैसे फाइनेंस मैनेज करना है, कैसे संभालना है पैसा, ये नहीं सिखाया जाता है। इसको फाइनेंशियल डिजास्टर कहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली नाउ वी डिड नॉट रिसीव द फाइनेंशियल एजुकेशन इन स्कूल, and in my opinion knowing how to manage and invest money is a very important life skill. ऑथर आगे कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी स्कूल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, कि हर इंसान को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यानी अपने पैसे को हम लगाते कहाँ हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ऑथर कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। सही भी तो है। पैसा कमाना देखिए इतनी बड़ी बात नहीं है, पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन पैसा संभालना सबसे बड़ी बात है। वरना आपने लोगों को कहते सुना होगा बहुत पैसा था, डूब गया या खर्च हो गया या संभाल नहीं पाए, या वेस्ट हो गया, कैसे ना कैसे पैसा पूरी तरीके से खत्म हो गया, आप उसको संभाल नहीं पाए। तो पैसा संभालना बहुत बड़ी बात होती बजाय कमाना। यही ऑथर ने इसमें समझाने की कोशिश की है कि पैसा संभालना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। एमबीए कॉलेज नौकरी करना तो सिखा देते हैं, एम्प्लॉय बनना तो सिखा देते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं सिखाते। तो वही होता है हर महीने पे चेक का इंतजार, इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सीखा तो है नहीं। तो in my opinion, it is imperative that our school system begin teaching financial education in our schools as soon as possible. राइटर कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, इम्परेटिव है कि हमारे स्कूल सिस्टम में ये सिखाया जाना बहुत जरूरी है कि आप पैसे को कैसे संभालें, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन को इंक्लूड किया जाना बहुत जरूरी है। और ये जितनी जल्दी आप इंक्लूड कर लें उतना ही अच्छा है। किसके लिए? उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए। सो लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी एंड इन्वेस्ट मनी इज सर्टनली एज इम्पोर्टेंट एज लर्निंग हाउ टू डिसेक्ट अ फ्रॉग। ऑथर आगे कहते हैं कि लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी, यानी कि अपने मनी को कैसे हम मैनेज करें, ये सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एक फ्रॉग को हम कैसे डिसेक्ट करें। सो आगे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है बिजनेस हाउसेस के बारे में, यानी जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ये बिग बिजनेस ओनर और स्मॉल बिजनेस ओनर कैसे होते हैं, इनके बीच क्या है, क्या ऐसा अंतर है जो इनको बिग बिजनेस ओनर बनाता है या स्मॉल बिजनेस ओनर बनाता है। तो ऑथर ने कहा डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड अ बिग बिजनेस ओनर इज दैट अ बिग बिजनेस पीपल बिल्ड बिग नेटवर्क। ऑथर कहते हैं कि बिग बिजनेस ओनर और स्मॉल बिजनेस ओनर के बीच इतना ही अंतर होता है कि जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, अपने एरिया में उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, तो उसका रेस्टोरेंट भाई ठीक है, जितने लोगों को जानता है, जितने लोग उसको जानते हैं उसके एरिया में, उतने लोग ही आते हैं उसको, ठीक है। ये होता है स्मॉल बिजनेस ओनर। अब मैकडोनल्ड्स भी एक रेस्टोरेंट है, वो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, पूरी दुनिया में उनके रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो क्या है, वो बिग बिजनेस ओनर है। क्यों? उसके नेटवर्क का साइज। यानी अगर आप बिग बिजनेस ओनर है या स्मॉल बिजनेस ओनर है, ये आपके नेटवर्क का साइज डिसाइड करता है कि आप क्या है। सो ऑथर कहते हैं कि जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं वो अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, यानी अपने नेटवर्क का साइज बढ़ाते हैं, इसीलिए वो बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं। और उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया CNN का, यानी केबल न्यूज नेटवर्क। CNN सब जानते हैं, बहुत रिनोन न्यूज चैनल है, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। हाँ, अब वो न्यूज कैसी देते हैं वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है, बट उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है CNN का। सो द पॉइंट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड अ बिग बिजनेस ओनर इज सिंपली द साइज ऑफ देयर नेटवर्क। अगेन, जो स्मॉल बिजनेस ओनर और बिग बिजनेस ओनर के बीच का अंतर यही है
कि उनके नेटवर्क का साइज कितना बड़ा है, यानी उनके नेटवर्क का साइज डिसाइड करता है कि वो बिग बिजनेस ओनर है या स्मॉल बिजनेस ओनर है। सो सिंपली building a business network is how the richest people in the world become rich. And at the end, author ये कहते हैं कि building a business network, अपने बिजनेस नेटवर्क को बिल्ड करके ही लोग इस दुनिया में सबसे अमीर बने हैं, जो सबसे अमीर हैं। तो ये जो है एक माइंडसेट बताने की कोशिश की है ऑथर ने कि जब हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं या जो लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं उनके पीछे उसकी सोच क्या होती है, उस नेटवर्क को बिल्ड करने की सोच क्या होती है। देखिए, जब तक आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे की सोच क्लियर नहीं होती तब तक आप किसी भी काम को कर नहीं सकते। तो नेटवर्क बनाने और नेटवर्क वाले बिजनेस को करने में, अपने नेटवर्क साइज को बनाने के पीछे सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपनी सोच बनानी पड़ेगी। अपने नेटवर्क के साइज को आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा आपको नेटवर्क चाहिए, कितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। तभी आपका बिजनेस बड़ा बनेगा और तभी आप बिग बिजनेस ओनर बनेंगे। ये माइंडसेट समझाने की कोशिश की है ऑथर ने, जो कि नेटवर्क बिल्डिंग का सबसे पहला स्टेप है। इसका जो अगला स्टेप है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, कि नेटवर्क जब बनाने का कोई डिसाइड कर लेता है तो उसको ऐसी कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है जो नेटवर्क बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन से, फॉर्मल एजुकेशन से आप नेटवर्क नहीं बना सकते। उनसे आप सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, केवल बकेट कैरिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जो बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो ऐसी कौन सी वैल्यूज को, ऐसे कौन से एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं ताकि वो इतना बड़ा नेटवर्क बना पाते हैं। तो आई होप कि शायद मैं ये आपको समझा पाई हूं। ऑथर ने जो नेटवर्क बनाने के पीछे का माइंडसेट समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले आप अपना माइंडसेट बनाइए, आप समझिए नेटवर्क होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं। तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको नेटवर्क बनाना है या नहीं बनाना है, और नेटवर्क का साइज आपका कितना बड़ा होगा। जब तक आप इस पर क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे, आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। तो ये पहला स्टेप था जो ऑथर ने समझाया है और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये बुक हिंदी में भी है, तो आप इसे हिंदी में भी लेके पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नई नई बातें आपको और पता चलेंगी। तो इसे जरूर लोगों से शेयर कीजिएगा। हो सकता है अननोइंगली आप ऐसे लोगों की मदद कर पाएं जो शायद ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ मिथ जो उन्होंने कंज्यूम करके रखा है और कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो उन्होंने कंज्यूम करके रखी है सो कॉल्ड फेलियर लोगों की वजह से, तो वो डर रहे हैं शायद इस बिजनेस आइडिया को लेने में और साथ काम करने में। तो जब आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो हो सकता है उन लोगों का कुछ मिथ टूटे और उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, वो इस बुक को पढ़ें और उन्हें कुछ गाइडेंस मिल जाए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड जरूर इसे शेयर कीजिएगा और इसका अगला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।